नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। डिप्रिसिएशन और उसकी अकाउंटिंग के बारे में चैप्टर है। पार्ट 1 हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहले समझते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है, फायदे नुकसान समझते हैं, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज भी देखेंगे यहीं पर ही। ओके, फिर उसके बाद में ये सारे में इसके बाद में 4 तरीके होते हैं डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, उसको आगे के लेक्चर्स में कवर करना होगा। देखो, पहले हम सरल भाषा में, ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज लिखी हुई है, सरल भाषा में समझते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। हम डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में ही क्यों पढ़ते हैं, जनरल लाइफ में क्यों नहीं पढ़ते? जनरल लाइफ में हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों को माइंड नहीं करते हैं। ओके, जैसे आपने मान लो मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो आपका क्या है फ्रेंड कि लैपटॉप अगर ले लिया तो भाई लैपटॉप कितने साल चलेगा? 4 साल 5 साल, है ना? मैक्सिमम कितने साल चलेगा? 5 ईयर चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लैपटॉप है वो धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। जो कार होती है उसकी लाइफ क्या मानी जाती है? मैक्सिमम 15 ईयर मानी जाती है एज पर गवर्नमेंट की। 15 साल बाद आप इसको स्क्रैप कर दीजिए, इसको जो है कबाड़ में बेच दीजिए, भंगार कर दीजिए, मत चलाइए। तो क्यों 15 साल में क्यों खराब हो रही है? अच्छा, क्या सर ये जमीन के मामले में भी ऐसा है? सोचो, ऐसा है क्या कि सरकार ने कहा है कि एक जमीन खरीदी, आपने एक प्लॉट खरीदा, उसको अगले जो है 90 साल बाद इसको जो है स्क्रैप कर दीजिए, कबाड़ में बेच दीजिए, ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट? नहीं। तो कुछ सर्टेन एसेट होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जो है वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है, वियर एंड टियर की वजह से, चलाने की वजह से, खराब मतलब यूज करने की वजह से, किसी भी वजह से उसकी जो है मतलब वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है, उसका पार्ट खराब होने लगता है, ये कह सकते हैं। जैसे मान लो हमने कार खरीदी है तो 15 साल बाद ये कार क्यों खराब हो जाएगी? भाई उसके पार्ट नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे कोई भी चीज़ चलते चलते घिस जाती है। इंसान के भी साथ भी, हमारा भी कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन ही है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे डिप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। एक अवस्था आती है जब जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, तो दैट इज काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो जब चीज़ों की वैल्यू घटने लगे, चीज़ों का अस्तित्व जो है कम होने लगे, एक तरीके का कह लीजिए, तो फ्रेंड्स उसे ही डिप्रिसिएशन कह देते हैं। ओके, लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है। हमारे लोहे में क्या होती है? जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो धीरे धीरे, भाई अगर यूज में नहीं है तो धीरे धीरे जीर्ण होने लगता है, खराब होने लगता है। तो बेसिकली यही है अपना डिप्रिसिएशन का फंडा। लैपटॉप लिया तो 5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा तो डिप्रिशिएट कर गया, कार ली 15 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, डिप्रिशिएट कर गई, दैट इज डिप्रिसिएशन। अब कहानी इनकी जो लिखी हुई वो देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन इज एन अटेम्प्ट टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट एज एन एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। तो डिप्रिसिएशन एक कोशिश होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई जो लंबे समय तक चलने वाला एसेट है उसकी जो कॉस्ट है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की जो कॉस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब हम ये सोचते हैं कि चलो 20,000 रुपये हर साल इसकी जो है वैल्यू घटती चली जाएगी, 20,000 20,000 20,000 ऐसे करके 5 साल में इसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपए पूरी घट करके 0 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो इसी को ही फ्रेंड्स डिप्रिसिएशन कह देते हैं। फिर यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंग्लैंड एंड वेल्स, इन्होंने डिफाइन किया कि डिप्रिसिएशन रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स एसेट के उस कास्ट के उस पार्ट को प्रेजेंट करता है टू इट्स ओनर व्हिच इज नॉट रिकवरेबल व्हेन द एसेट इज फाइनली पुट आउट ऑफ यूज बाय हिम। तो इनके हिसाब से डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई फिक्स एसेट खरीदा आपने, मान लो 1 लाख रुपए का, तो इस 1 लाख रुपए में से कितना ऐसा पैसा है जो आप कभी रिकवर नहीं कर सकते अगर इसको जो है इस एसेट को आप यूज करना बंद कर दें। मतलब कहने का, सोचिए आपने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीदा, मैं मान लेता हूं 1 लाख रुपए का, आपने एक लैपटॉप खरीदा और आज से 5 साल बाद जब आप इसको काम में नहीं लगाना चाहेंगे, हम अब इसको यूज नहीं करेंगे, तो इसको अगर आप बेचते हैं तो मैं मान लेता हूं आपको 10,000 रुपये मिल जाते हैं बेचने पर, भंगार में, कबाड़ी वाले को, स्क्रैप में। ठीक है, 10,000 आपको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 रुपये, 1 लाख का खरीदा था और 10,000 रुपये में रिकवर कर पाया। तो ऐसा अमाउंट जो हम रिकवर नहीं कर सके, 90,000 रुपये ऐसा है जो हम रिकवर कर ही नहीं सके, इसका हमें संतोष करना पड़ेगा। इसी अमाउंट को, इसी पैसे को ही हम फ्रेंड्स जो है यहाँ पर डिप्रिसिएशन कहा जाता है एज पर देयर डेफिनेशन। जो पैसा आप रिकवर ना कर पाए, फिर हम सोचेंगे क्या फायदा हुआ? अरे भाई लैपटॉप लिया, या तो आपने कुछ सीखा होगा या तो कुछ बिजनेस किया होगा, उसका यूज किया है। जैसे कार खरीदी हमने मान लो 15 लाख रुपए की, जब मैंने इसको आज से 15 साल बेचा, बाद में बेचा कबाड़ी वाले को, तो पता चला सर हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे स्क्रैप वैल्यू। तो हम कितना पैसा है? 14 लाख रुपए ऐसा है जो रिकवर कर ही नहीं पाए। तो ये जो 14 लाख रुपए है यही उसका डिप्रिसिएशन
कहलाता है। ठीक है, तो 14 लाख, तो सर 14 लाख का नुकसान हो गया। हाँ होगा भाई, या तो कार मत खरीदो, अगर कार खरीदी है तो चलाया भी होगा, पेट्रोल भी फूंका होगा, बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बट ये 14 लाख रुपए आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसी को फ्रेंड्स जो है डिप्रिसिएशन कहा जाता है, इनकी मतलब जो है इकोनॉमी की अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो अगर इन डेफिनेशन से हम जो है कुछ फैक्ट्स निकालना चाहें डिप्रिसिएशन के बारे में, तो क्या है, डिप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिप्रिसिएशन किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का। मतलब अगर आप कार चला रहे हैं तो उसको ऑपरेट करने में जो पैसा लग रहा है वो उसी का ही पार्ट डिप्रिसिएशन होता है। पेट्रोल लगता है वो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ड्राइवर रखेंगे, इंश्योरेंस का पैसा लगेगा, ये सब उसी ऑपरेटिंग कॉस्ट का है। तो डिप्रिसिएशन भी आपका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट होता है। इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसकी वजह से एसेट की वैल्यू में घटाव हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ड्यू टू इट्स यूज caused by wear and tear and by other reason। किसी भी एसेट की वैल्यू क्यों घट रही है, क्योंकि भाई हम इसमें वेयर एंड टेयर का केस होता है। मतलब वेयर एंड टेयर का मतलब आप ऐसे कार को खड़ी कर दीजिए, ठीक है, अगर जो है धूप में, छांव में, गर्मी में, बरसात में, हर मौसम वो झेलेगी तो धीरे धीरे वो खराब होती रहेगी। तो वेयर एंड टेयर की वजह से या किसी और वजह से ही एसेट की वैल्यू घटती चली जाती है। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस। जो घटाव हो रहा है, मतलब एसेट की वैल्यू जैसे पहले 1 लाख रुपए थी तो अब जो है 75,000 रुपए हैं, फिर 60,000 रुपए होगी, तो ये ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू घटती हुई चली जाती है, यही ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसे एजेंसी से अगर आपने कार निकलवाई 15 लाख रुपए की, ठीक है, मान लो आज शोरूम से आप 15 लाख की कार निकलवाते हैं, कार शोरूम से बाहर आई, आप अगर इसको बेचना चाहें, अभी तुरंत बेचना चाहें, कार निकली, बस गेट से निकली है बाहर शोरूम के, आप उसे बेचना चाहते हैं, ये कभी भी आपको 15 लाख रुपए नहीं देगी, आप नहीं बेच पाएंगे, सवाल ही नहीं बनता है। इट विल नॉट प्रोड्यूस यू 15 लाख। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू घट गई। 1 लाख रुपए तो तुरंत के तुरंत घट जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो वही है। ओके, तो डिप्रिसिएशन हमने देखा, डिप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। डिप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट है, जो भी वस्तु है, उसकी वैल्यू घट जाती है। डिप्रिसिएशन जो होता है एसेट की जो वैल्यू में डिक्रीज होता है, वो उसको यूज करने की वजह से या वियर एंड टियर की वजह से, उसको प्रयोग में लाने की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, ठीक है, चलाने की वजह से खराब हो जाती है। उसके बाद में जो डिक्रीज होता है वो लगातार होता रहता है। एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है वो कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल होता है, लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स थोड़ी बहुत बातें डिप्रिसिएशन के बारे में। देखो इसमें और ज़्यादा मत याद रखिएगा, लेकिन ये इन लाइनों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिप्रिसिएशन करके ये 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट गायब कर दें तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, अच्छा 1 नंबर का एमसीक्यू निकल सकता है। तो ये लाइनें जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने 2 बार आपको बता भी दी हैं। ठीक है, अब क्या है, डिप्रिसिएशन किन वजहों से होता है, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू क्यों घट रही है। तो कई कारण हैं। पहला, वियर एंड टियर ड्यू टू एक्चुअल यूज। आप सामान को प्रयोग कर रहे हैं, वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, एसेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें वियर एंड टियर हो जाता है। कार चलाते रहोगे भाई, चलाओगे टायर घिसेंगे, चलाओगे गियर बक्सा, हर चीज़ उसकी प्रॉब्लम में आएगी क्योंकि आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो वियर एंड टियर एक्चुअल यूजेज की वजह से हो सकता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स का मतलब होता है समय का बीत जाना। समय का बीत जाना यानी कि समय के बीतने की वजह से भी जो है वैल्यू घटती जाती है, डिप्रिसिएशन हो जाता है। मेयर पासेज ऑफ टाइम विल कॉज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इवन इफ इट इज नॉट यूज। ये बोल रहे हैं कि केवल अगर समय बीतता रहे, समय बीतता रहे, भले ही उस एसेट को आप प्रयोग में लें या ना लें, तो भी वैल्यू घटती जाएगी। आपने एक कार खरीदी, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आपने 1972 में एक कार खरीदी ब्रांड न्यू और ला करके उसको खड़ा कर दिया, कार को कभी यूज नहीं किया, और 2022 अगर आता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होगी। हमने 1972 में कार खरीदी है, ठीक है, 30 और 20 लगभग 50 साल बाद जो है कभी चलाई नहीं कार, बस एजेंसी से आई और घर पर ला करके खड़ी कर दी और कभी यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगी क्योंकि 50 साल बहुत समय हो गया, खराब हो चुकी होगी, वो चलेगी ही नहीं। ओके, तो फ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के बीत जाने की वजह से भी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, भले ही आप उसको प्रयोग में लाएं या ना लाएं। तीसरा होता है ऑब्सोलेंस, मतलब कहने का अप्रचलन, पुराना हो जाना। ऑब्सोलेंस मतलब अप्रचलन, पुराना हो जाना। अ न्यू इन्वेंशन आर अ परमानेंट चेंज इन द डिमांड में रेंडर एन एसेट यूजलेस। मतलब हो सकता है कि नया इन्वेंशन हो गया हो, जैसे पहले दूसरे कैमरे आते थे, फोटोग्राफिक कैमरे आया करते थे, अब जो है डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, इवन कैमरे का अस्तित्व ही कहीं ना कहीं मिटता जा रहा है, फ़ोन ही इतने सक्षम आ रहे हैं, है ना।
पहले रेडियो आया करता था, रेडियो अलग से खरीदते थे लोग, अब मोबाइल में ही रेडियो है आपके। तो क्या हुआ, नया इन्वेंशन हो गया या फिर डिमांड में ही चेंज हो गया। अब रेडियो कोई बेचता है, नहीं बेचता है ना, तो ये भी एक तरीके से जो है उसका क्या करता है, डिप्रिसिएशन लेकर के आएगा। ओके, तो ऑब्सोलेंस भी जो है एसेट को यूजलेस बना देता है। एक्सीडेंट वगैरह हो गए, कार आपकी जो है एक्सीडेंट हो गई, मार्केट प्राइस में फॉल वगैरह होने की वजह से भी डिप्रिसिएशन होता है। तो ये कुछ कारण है फ्रेंड जो है जिनकी वजह से डिप्रिसिएशन लगता है। पहला, वेयर एंड टियर, आपने गाड़ी को प्रयोग किया, आपने एसेट को यूज किया, उसकी वजह से खराब हो जाता है। समय बीतने की वजह से, इफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, ऑब्सोलेंस पुराने हो जाने की वजह से, है ना, आज मैं नया हूं कल को पुराना हो जाऊंगा, तो ये इफेक्ट आएगा, हर व्यक्ति के ऊपर आता है। ओके, एक्सीडेंट हो गया, मार्केट प्राइस में फॉल हो गया, तो इन सभी वजहों से डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन इन्होंने भी ये भी बताया कि सारे एसेट ऐसे नहीं है कि सब डेप्रिसिएट ही करते हैं। ओके, ओनली इन अ फ्यू केसेस एसेट डू एप्रिसिएट, हमेशा घटता ही नहीं, बढ़ता भी है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो बढ़ते हैं, जैसे लैंड एंड ओल्ड पेंटिंग में गो अप इन वैल्यू। पुरानी पेंटिंग, लियोनार्डो दा विंची वगैरह की, मोनालिसा की पेंटिंग है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपने जो ज़मीन खरीदी होगी, अगर आपने कभी 800 रुपये स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया होगा, ठीक है, मे भी आज वो 4000 रुपये स्क्वायर फीट का प्लॉट हो आपका, तो ये है, तो ये भी एसेट, इसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है, बढ़ रही है, घटती नहीं है। लेकिन जनरली एसेट जो होते हैं, बट यूजुअली द वैल्यू ऑफ एसेट डिमिनिशेस कंटिन्यूसली, लेकिन जनरली जो एसेट होते हैं उनकी वैल्यू घटती है, जनरली ये कह रहे हैं। ओके, अब हम अगर प्लॉट और ये ज़मीन और इसकी ना बात करें तो जनरली उसकी वैल्यू घटती है, ठीक है। दिस इज ट्रू इवन इफ द एसेट इज नॉट यूज, भले ही आप सामान को यूज करें या ना करें, है ना, मेयर पासेज ऑफ टाइम यानी इफ्लक्स ऑफ टाइम इज सफिशिएंट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन एसेट, है ना। इफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से भी वैल्यू घट जाती है। मैंने आपको बताया कि हमने एक कार खरीदी, 20-25 वर्षों तक उसको यूज नहीं किया, उसके बावजूद उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हमारी कि किन वजहों से जो है काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन किन वजह से होते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे नीड फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे मैंने कहा ना, हम लोग घर में नहीं प्रयोग करते डेप्रिसिएशन को, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी में जरूरी है। सोचो हमने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपये का, ठीक है, खराब हो गया, 5 साल बाद हमने दूसरा खरीद लिया। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके पास में मान लो कि जो है 5000 लैपटॉप है, 5000 लैपटॉप एक साथ खरीदे, अब ये 5000 एक साथ खराब होंगे, तो उसको तो गणित लगानी पड़ेगी ना भाई कि हमें 5 साल बाद जो है 5000 नए लैपटॉप खरीदने हैं, तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ का खर्चा है मेरा, तो वो मैथमेटिक्स लगा के बैठेगी। ओके, घर में एक है तो चलो उतना मुद्दा नहीं होता है। नीड फॉर डेप्रिसिएशन अराइजेज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी कोई एजेंसी अपना सही प्रॉफिट जानना चाहती है तो उसको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा अपना। ओके, जैसे अगर 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा हुआ है और हम उसको हर साल अगर 1 ही लाख रुपए दिखाएंगे तो ये हमारा सही प्रॉफिट हमको निकाल करके नहीं देगा, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इसको 80,000 रुपये दिखाना चाहिए कि भाई अब एसेट हमारा सिर्फ 80,000 रुपये का है और 20,000 रुपये का हमको नुकसान हो चुका है, ऐसा हमें शो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बात करें, ascertainment of correct profit or loss is not possible without providing for a depreciation as loss in the value of assets also goes toward earning of the income। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस जानना है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना जरूरी होगा, क्योंकि जो एसेट की वैल्यू होती है वो आपके इनकम की अर्निंग की तरफ जाती है। मतलब कहने का क्या होता है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनली हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटा देते हैं। सोचो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमको प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, ठीक है, और डेप्रिसिएशन अगर मान लो 10 रुपये की लगी है, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 90 रुपये का ही होगा। अब अगर हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही ना करें तो हम क्या मानेंगे कि हमारा प्रॉफिट 100 रुपये का है, लेकिन एक्चुअल में 100 रुपये का प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम सही प्रॉफिट जानने के लिए डेप्रिसिएशन को जरूर यूज करें। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन जरूरी होता है। बैलेंस शीट शोज द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, यानी किसी कंपनी की सही फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको दिखाती है बैलेंस शीट। इट मींस दैट द फिक्स्ड एसेट मस्ट बी शोन एट देयर प्रॉपर वैल्यू टू द बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। मतलब कहने का कि अगर सही फाइनेंशियल पोजीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपको दिखानी है तो हमारे लिए जरूरी होगा कि जो फिक्स एसेट हैं उनको उनकी प्रॉपर वैल्यू पर हम दिखाएं। प्रॉपर वैल्यू मतलब जैसे मैंने कहा, मान लो 1 लाख रुपए की आपने लैपटॉप खरीदा है, अगर उसकी वैल्यू अभी 80,000 रुपये है तो 80,000 ही दिखाइए, तभी उसकी ट्रू फाइनेंशियल वैल्यू आप दिखा पाएंगे, नहीं तो फाइनेंशियल पोजीशन गलत हो जाएगी। ओके, ट्रू वैल्यू वुड बी कॉस्ट। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी? वुड बी द कॉस्ट लेस द अमाउंट विच इज लॉस्ट बाई
वे ऑफ वेयर एंड टियर, दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ एसेट इन द पीरियड। तो मतलब ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है, जो कॉस्ट है मान लो 1 लाख रुपए, उसमें से घटा दीजिए क्या, वेयर एंड टियर की वजह से मान लो 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, यूज करने की वजह से 20,000 का नुकसान हो गया, तो इसी को ही जो है फ्रेंड्स हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे, यानी 80,000 रुपए हमें एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू लेनी चाहिए। ठीक, तो दूसरा कारण ये हो गया कि हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन, और सही जो है फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए भी डेप्रिसिएशन करना जरूरी होता है। तीसरा कारण क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सोचो एक कंपनी से 5,000 लैपटॉप हैं, और वो 5,000 लैपटॉप अगर रिप्लेस होने हैं तो उसको जो है 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। तो भाई 2.5 करोड़ रुपए के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करोगे, अचानक से 2.5 करोड़ कहाँ आएंगे, तो उसी के लिए टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एसेट को रिप्लेस करना है हमें 5 साल बाद, हमें 3 साल बाद 5,000 लैपटॉप रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए पैसे व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वही चीज कह रहा है। ठीक है, द ग्रेजुअल रिडक्शन और डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट लीड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एसेट विल हैव नो वैल्यू, मतलब कहने का धीरे धीरे चूंकि एसेट की वैल्यू घटती रहती है, तो एक ऐसा समय आएगा जब एसेट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर हमने 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया है और हर साल उसकी वैल्यू अगर 20,000 रुपए घटती रहे, हर साल अगर मैं मान लूँ कि द वैल्यू इज लूजिंग 20,000, तो कुल मिलाकर के 5 साल में ऐसी स्थिति बनेगी कि जीरो वैल्यू का हो जाएगा। वही बोल रहा है कि कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाई अनदर एसेट ऑफ अ सिमिलर टाइप। तो ऐसे में हमें इसको सिमिलर टाइप के दूसरी चीज़ों से रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मतलब कि अगर मान लो एक लैपटॉप था हमारे पास, तो उसकी जगह पे दूसरा नया लैपटॉप लाना पड़ेगा, वही कह रहा है। तो इसके लिए हमें जरूरी होगा एट सच टाइम इट बिकम नेसेसरी टू परचेज अनदर एसेट एंड टू पे फॉर द सेम। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी होगा कि भाई नया सिमिलर टाइप यानी दूसरा लैपटॉप चाहिए, तो भाई पैसे अरेंज करके हमें दूसरा खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए हमें सिंकिंग फंड का भी यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो सिंकिंग फंड क्या बोलता है कि भाई जैसे आज से 5 साल, अभी हमने मान लो 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, ठीक है, 50,000 का लैपटॉप खरीदा, और हमें पता है इसकी 5 साल में वैल्यू जीरो होने वाली है, तो हम ऐसा करेंगे हर साल मान लो 10,000 रुपए रखना शुरू कर देंगे। 10,000 रुपए हर ईच ईयर हम 10,000 रुपए रखना शुरू कर देंगे। तो अगर हम हर साल 10,000 रुपए रखना शुरू कर देंगे तो 5 साल में हमारे पास 50,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए आप हर साल रख रहे हैं, इसी को फंड सिंकिंग फंड कहा जाता है, ताकि आप उस एसेट को रिप्लेस कर सकें जो अभी आपने खरीदा हुआ है 5 साल बाद में, जितना भी टाइम पीरियड हो, 15 साल बाद। जैसे कार खरीदी है 15 लाख रुपए की, और आपको पता है कि 15 साल बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हर साल 1-1 लाख रुपए इसके लिए रखना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे 15 साल में 15 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। यहां पर ध्यान देंगे कि मैं इंटरेस्ट जो हमें करेंगे उसको कंसीडर करके नहीं चल रहा हूं। हम ये मान लेते हैं 1 लाख रुपए ऐसे रखे हुए हैं, असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर 1 लाख रुपए तुमने रखे हैं तो इस पर 14 साल 15 साल का ब्याज भी आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें 1 लाख रुपए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फंडा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, यहाँ सिंकिंग फंड का भी कॉन्सेप्ट यहीं पर ऐसे आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपको डेप्रिसिएशन को मेजर करना है तो किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तो फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो 3 चीजें। पहला, एसेट कितने का आया। मान लेते हैं हमारा लैपटॉप है, मैं मान लेता हूं कोई लैपटॉप आपने 50,000 रुपए का खरीदा है, तो कास्ट ऑफ एसेट 50,000 रुपए हो गई। उसके बाद में एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ। जब ये लैपटॉप हमारा काम का नहीं रहेगा, मैं मान लेता हूं इसकी लाइफ हम 5 साल मानकर चलते हैं, तो 5 साल बाद ये कितने का बिक जाएगा। कबाड़ वाले को हम देंगे, भंगार वाले को, स्क्रैप वाले को देंगे, कितना दे देगा। तो मैं मान लेता हूं कि वो हमको वादा करता है कि सर हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे। ठीक, तो दूसरा फैक्टर ये हो गया कि सामान कितने का खरीदा, एसेट कितने खरीदा, पहला जरूरत। दूसरा, जब हम इसको कबाड़ी वाले को देंगे तो कबाड़ी वाला कितना देगा, दूसरा फैक्टर हो गया। तो अगर हम ये देखें तो कुल मिलाकर के हमारा नुकसान कितने का हुआ, 45,000 रुपए का ही नुकसान हुआ ना। 5,000 तो मिल ही गए, 45,000 रुपए और रिकवर करना है। तीसरा, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जो लैपटॉप है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, उसका एस्टिमेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 5 साल कहा, तो हो सकता है कि आपका लैपटॉप 8 साल चल जाए। लोग बोलेंगे सर मेरा लैपटॉप तो पिछले 10 साल से मैं चला रहा हूं। एग्री, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा आपने तो चलेगा। लेकिन हम ये नहीं मानकर चलते कि आप 10 साल चला लिए, कोई 18 साल चला ले, है ना। आपके हो सकता है ग्रैंडफादर के लैपटॉप आप चला रहे हो, वो मुद्दा नहीं होता है यहाँ पर मुद्दा होता है कि हम उसकी यूजफुल लाइफ कितनी मान रहे हैं। चल रहा है, मूवी देख रहे हो, उसे चलना नहीं कहते हैं। कायदे से प्रॉपर तरीके से कितने साल तक यूज कर पाए, उसी को ही बोलते हैं यूजफुल लाइफ। तो हम ये मान लेते हैं कि 5 साल। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 साल बाद लैपटॉप आपका मर जाएगा, वो काम करने से मना कर देगा, नहीं, वो चलेगा 6 साल 7 8 साल, लेकिन एक ढंग से जो प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सकता है उसे 5 साल ही मानेंगे अपन। ओके, तो 3 चीजें चाहिए, कितने का एसेट खरीदा,
जैसा कि मैंने बताया 50,000 रुपये का एसेट खरीदा, जब कबाड़ी वाले को बेचेंगे तो वो 5,000 रुपये हमें लौटा देगा। और तीसरा फैक्टर हो जाता है कि कितने साल तक ये चलेगा, मान लेते हैं 5 साल तक, 4 साल तक जो भी हुआ हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो मैंने ये आपको बताई कि जैसे लैपटॉप हमारा हो सकता है 8 साल चले, तो हम 8 नहीं कंसिडर करते। वन शुड नॉट कंसिडर द एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स दैट इट कैन फिजिकली रन, बट द नंबर ऑफ ईयर्स इट इज लाइकली टू बी यूज्ड बाय द फर्म। ध्यान दीजिए, मतलब लैपटॉप हो सकता है आपका 8 साल तक चल जाए, लेकिन एक्चुअल में फर्म जो है उसे 5 ही साल तक यूज करेगी, तो इसी को ही यूजफुल लाइफ हम मानेंगे, जो 5 साल तक वो चलेगा। एक्चुअल में जब मैंने कहा ना कि हम हो सकता है आपका लैपटॉप 10 बरस तक चल रहा हो, लेकिन 10 साल हमको उसको यूजफुल लाइफ नहीं मानते हैं, ये यूजफुल लाइफ नहीं है। फर्म में मैक्सिमम 5 साल के लिए है। जैसे पीएनबी की अगर बात करूं तो यहाँ पर लैपटॉप वगैरह की लाइफ 7 ईयर मानी जाती है, 7 साल बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो फर्म में कितने दिन यूज होगा, 7 ईयर तक। भले ही उसके बावजूद भी वो चलेगा, ऐसा नहीं वो 10 बरस तक चलेगा, लेकिन हम जो है फर्म में केवल उसे 7 ईयर तक यूज करेंगे, तो यूजफुल लाइफ को केवल 7 ईयर ही माना जाएगा। अब मशीन एग्जाम्पल दिया, अब मशीन में भी कैपेबल ऑफ रनिंग फॉर 10 ईयर। मान लेते कोई मशीन है जो 10 बरस तक दौड़ेगी, बट ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज ओनली फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, तो ये उम्मीद की जाती है कि इसे सिर्फ 8 ही साल तक यूज किया जाएगा। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इज 8 ईयर्स एंड नॉट 10 ईयर। तो ऐसे में हम यूजफुल लाइफ इसकी सिर्फ 8 बरस ही मानकर चलेंगे, 10 बरस नहीं मानकर चलेंगे, भले ही वो 10 बरसों तक चलने के लिए रेडी है। तो यूजफुल लाइफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लिए। ठीक है, अब अकाउंटिंग एंट्री की बात करेंगे। यहाँ पर एक अकाउंटिंग एंट्री आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फिर एक एग्जांपल लैपटॉप का लेंगे और पूरा अकाउंटिंग एंट्री डायरेक्ट अच्छे से करते हुए चलेंगे। ठीक है, द अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशंस आर। देखो डिप्रिसिएशन की एंट्री जो होती है फ्रेंड, तो होता है क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जैसे डिप्रिसिएशन क्या है फ्रेंड्स, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, हमारे खर्चे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन होता है। तो इसलिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के तहत इसको डेबिट कर देंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि डिप्रिसिएशन खर्चा है, और खर्चा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। एसेट अकाउंट मतलब हो सकता है मशीन अकाउंट हो, लैपटॉप अकाउंट हो, फर्नीचर अकाउंट हो, कोई भी एसेट का अकाउंट हो। ठीक है, मान लो ये लैपटॉप अकाउंट है या कंप्यूटर अकाउंट है, तो एसेट जो होता है, अरे हाँ, जो हमारा एसेट होता है अपन, मान लेते हैं अपन लैपटॉप का अकाउंट है, तो लैपटॉप अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, देखो लैपटॉप हमारा फिक्स्ड एसेट है और रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा क्या है, क्योंकि 3,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्या हुआ, हमने लैपटॉप खरीदा था, अब लैपटॉप खराब हो रहा है, तो उसमें 3,000 रुपये का जा रहा है, लैपटॉप से 3,000 रुपये जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत हम इसे क्रेडिट कर देंगे। अगर हम लैपटॉप नया खरीदते, से हम नया लैपटॉप खरीद कर लाते, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम डेबिट करते लैपटॉप अकाउंट को, लेकिन चूंकि हमारा नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है उसमें से, तो जा रहा है, सर कहीं जा रहा है लैपटॉप, नहीं कुछ जा नहीं रहा है, हम समझ रहे हैं केवल। देखो भाई लैपटॉप मेरा 60,000 रुपये का था, उसमें से सोचो कि 6,000 रुपये मेरे घट गए डिप्रिसिएशन के, क्या कहीं कुछ गया, नहीं सर, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं गया, लैपटॉप वही है, लेकिन हम उसको दिखाते अकाउंट में कि हाँ 6,000 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, अब लैपटॉप केवल 54,000 रुपये की औकात का रह गया है। तो चूंकि 6,000 रुपये जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट की वजह से एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट और एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स जो ये डिप्रिसिएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया है ना, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट गोज टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अगर अकाउंट बनाएंगे तो उसका डेबिट इधर होगा, क्रेडिट इधर होगा, तो डिप्रिसिएशन को इधर दिखाते हैं फ्रेंड्स। ओके, इधर ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट साइड होता है ये एक्सपेंस होता है, और जो क्रेडिट साइड होता है ये इनकम होती है। ठीक, कोई बात नहीं, सिखाएंगे आपको और बार में। तो ये बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट जाता है, एंड द एसेट अपीयर एट इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। और एसेट कहाँ जाता है, देखो बैलेंस शीट बनेगी, इसके बाद में बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, इतने अकाउंट बनते हैं। तो जो एसेट है
वो अपनी घटी हुई वैल्यू, मान लो कि हमने 50,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा था तो अब उसकी वैल्यू बची 47,000 रुपये, तो बैलेंस शीट में 47,000 रुपये एसेट की वैल्यू दिखाएंगे। और जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है, वहां पर हम इसे 3,000 रुपये खर्चे के तौर पर दिखाते हैं, हमारा जो है लॉस हो चुका है 3,000 रुपये का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, जैसे हमने वहाँ एसेट अकाउंट आपको दिखाया था, उसी एसेट अकाउंट की जगह अपन मशीन अकाउंट यूज कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक अकाउंट मतलब एक मशीन है जिसमें 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ है, कितने का 3,000 का, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 3,000 से और मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए 3,000 से। क्यों डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है फ्रेंड्स। ओके, कोई कैश आता जाता नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है लेकिन है खर्चा ये। ठीक है, और मशीन अकाउंट चूंकि जा रहा है 3,000 रुपये मशीन में से जा रहा है तो लॉस हो रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत इसे डेप्रिसिएट कर देंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। पूरा अकाउंटिंग एंट्री तो सीख ली, जितना मैकमिलन ने दिया था वो आपने सीख लिया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं लैपटॉप का, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। पहला स्टेप, लेट्स से यू बाई अ लैपटॉप ऑफ ₹60,000 एंड मेक द पेमेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। मान लेते हैं कि आपने 60,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा और बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी, तो कौन कौन से इसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो एक लैपटॉप अकाउंट हो गया और दूसरा जो है आपका बैंक अकाउंट हो गया। सही है, दो अकाउंट हमारे प्रभावित हुए। ठीक है, अब लैपटॉप क्या है सर, रियल अकाउंट है, एसेट है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत लैपटॉप आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सर इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बैंक ने पैसे दिए हैं, 60,000 रुपये बैंक से गए हैं, तो क्रेडिट द गिवर के तहत इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट किया जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, अच्छा मान लो बैंक से ना कहे, मान लेते हैं बैंक से ना कहे, वो बोल दे कि कैश में खरीदा है, तो कोई बात नहीं सर, यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट में क्या कहानी होती है, ये भी रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताओ 60,000 रुपये कैश आ रहा है कि जा रहा है, सर बिजनेस से 60,000 जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जहाँ बैंक लिखा हुआ सर बस यहीं पर कैश लिख दीजिएगा, यहाँ पर कैश लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कई लोगों के दिमाग में कुलबुलाहट होगी सर कि बैंक से ही क्यों दिया, तो सर बैंक से मत दीजिए, कैश से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ बैंक अकाउंट की जगह पे कैश अकाउंट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया सर, सबसे पहले हमने एक लैपटॉप खरीदा और उस लैपटॉप को खरीदने की जर्नल एंट्री बना ली, ये कुछ नया नहीं है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ लैपटॉप अकाउंट को दिखाया गया है, अभी हमने लैपटॉप अकाउंट को खरीदा है, सॉरी लैपटॉप को खरीदा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लैपटॉप का अकाउंट डेबिट हुआ 60,000 से। तो वही चीज़ देखो, यहाँ लैपटॉप के अकाउंट को डेबिट साइड में गए, 60,000 से डेबिट किया, किसकी वजह से किया, बैंक अकाउंट की वजह से। किसकी वजह से किया, बैंक अकाउंट। अगर कैश होता तो यहाँ किसकी वजह से किया होता, कैश अकाउंट लिख देते, करेक्ट, कैश लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लैपटॉप अकाउंट भी मैं आपको अकाउंट पैरेलल में देखेंगे, इसलिए क्योंकि आवश्यकता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी दिखाऊंगा, हर चीज़ को आपको दिखाते हुए चलेंगे। ओके, दूसरा स्टेप है, नाउ इफ वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 3,000 5% ऑफ बुक वैल्यू इन 1 ईयर। मान लेते हैं कि जो डिप्रिसिएशन है वो 5% है बुक वैल्यू का, तो हमारा कितने का है लैपटॉप, 60,000 रुपये का, उसका 5% कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो हमें 3,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, उसकी अभी दिखाया था आपको, डिप्रिसिएशन अकाउंट एक इन्वॉल्व हो गया और दूसरा लैपटॉप अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, है ना सर। बताओ दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, लैपटॉप पे डिप्रिसिएशन लगानी है, लैपटॉप पे 3,000 रुपये का डिप्रिसिएशन या 5% का डिप्रिसिएशन लगाना है, तो लैपटॉप और डिप्रिसिएशन अकाउंट हो गए। डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, तो सारे एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। लैपटॉप में 3,000 रुपये आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहा है कि लैपटॉप जा रहा है सर, एक तरीके से लैपटॉप से 3,000 रुपये जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत इसे क्रेडिट कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 3,000 रुपये से, और टू लैपटॉप अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3,000 रुपये से। तो ये हो गया इसकी डिप्रिसिएशन का एंट्री, दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी, दूसरी मतलब दूसरा स्टेप हो गया। यानी पहला स्टेप हमने क्या किया था, पहले हमने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, तो उसकी एक एंट्री बनाई और अब उस पर डिप्रिसिएशन लगा, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और लैपटॉप अकाउंट 3,000 रुपये से क्रेडिट। अब देखो यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए सर, अकाउंट यहाँ भी दो इन्वॉल्व हुए थे, लैपटॉप भी था, बैंक था, तो सर हमने क्यों लैपटॉप वाला अकाउंट ही क्यों देखा, बैंक वाला अकाउंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न का है नहीं। अगर आप देखना चाहो तो कोई मुश्किल नहीं है, आप क्या करो यहाँ बैंक
अकाउंट लिख दो, बस उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 60,000 से, यहाँ 60,000 लिख दो और यहाँ बाई किसकी वजह से हो रहा है, बाई लैपटॉप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बैंक अकाउंट इतना मायने नहीं रखता इसलिए मैंने बनाया नहीं। यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट और लैपटॉप अकाउंट दोनों अकाउंट प्रभावित हुए, तो पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट पर क्या प्रभाव आया है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट को 3,000 रुपए से डेबिट किया गया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में गए, 3,000 से डेबिट कर दिया। किसकी वजह से किया सर, लैपटॉप की वजह से किया, तो टू लैपटॉप। डेबिट साइड में हर सारी चीज़ें टू और क्रेडिट साइड में हर चीज़ बाई से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कितना हो गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट में, 3,000 रुपये। लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट है, हम साल के आखिरी में रख नहीं सकते। याद करिए हमने ये बात आपको सिखाई थी, किसमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का काम किया जाता था। यानी कि यहाँ पर जीरो होना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। 3,000 अगर आए हैं तो 3,000 जाना चाहिए बेसिकली, ताकि हमारा बैलेंस खत्म हो जाए यहाँ से, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट की ये स्थिति है। लैपटॉप अकाउंट में क्या हुआ, लैपटॉप अकाउंट सर 3,000 से क्रेडिट हुआ। देखो लैपटॉप अकाउंट अभी क्या था, 60,000 से डेबिट था, अब 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा। देखो ये लैपटॉप अकाउंट अभी 60,000 से डेबिट था, अब डेप्रिसिएशन की वजह से 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल बैलेंस क्या आया लैपटॉप का, 60,000 में से 3,000 घटाएंगे 57,000 रुपीज हो गया। तो यही है कि नेट बैलेंस ऑफ लैपटॉप अकाउंट इज 57,000। देखो अब केवल 57,000 रुपये बचा है, तो यानी कि बैलेंस शीट में हम कितना दिखाएंगे इस साल के आखिरी में, बैलेंस शीट में हम सिर्फ 57,000 रुपीज ही दिखाएंगे। अब जो आगे का है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट गोज टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये देखो यहां पर आएगा, समझाते हैं। देखो जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया था तो उसकी एंट्री क्या की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया था और लैपटॉप अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट खत्म हो जाए, 3,000 रुपये डेबिट में था, इसको खत्म करना है, तो इसका मतलब हमें इसे 3,000 से क्रेडिट करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को 3,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 3,000 से डेबिट करेंगे, और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट को फ्रेंड्स हम 3,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सर क्रेडिट क्यों करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों करेंगे, सर समझिए, जैसे ध्यान करिए, परचेज अकाउंट जो होता है इसका बैलेंस क्या होता है, परचेज क्या है, एक एक्सपेंस है, खर्चा है, कोई चीज़ खरीदोगे तो खर्चा लगेगा, तो परचेज अकाउंट एक खर्चा है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा परचेज रिटर्न का क्या होता है सर, परचेज रिटर्न का क्या क्या होता है बैलेंस, तो मैंने बताया कि परचेज अकाउंट का अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट हो जाएगा। यही तो करते थे अपन, हमने कभी ये सोचा कि परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होगा, नहीं, हमने ये सोचा कि भाई परचेज किया, ठीक है, तो डेबिट किया, अगर परचेज को रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, जस्ट उल्टा। ठीक उसी तरीके से अगर हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और इसका बैलेंस खत्म करना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 3,000 से। क्यों सर, यहाँ डेबिट है, भाई अगर तुमने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, जब डेप्रिसिएशन लगाया तो डेबिट किया, तो उसको खत्म करने के लिए तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अगर क्रेडिट करेंगे तो किसी न किसी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो उसी जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम फ्रेंड्स डेबिट कर देते हैं 3,000 रुपये से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 3,000 से डेबिट कर देंगे, ठीक। यही बोलते हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन का पैसा है वो कहाँ चला जाता है फाइनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन वाला जो पैसा 3,000 रुपये था इसको हटा करके पास कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दे दिया, बेसिकली हम ये कर रहे हैं, ठीक है, समझे। तो एक तरीके से अगर ये चेन देखें हम, देखो अगर मैं आपको यहाँ चेन दिखाऊं, तो हमने पहले क्या किया, 60,000 रुपये का लैपटॉप लिया, ठीक है, ओके, तो लैपटॉप अकाउंट, फिर उसमें से 3,000 रुपये हमने डेप्रिसिएशन के चार्ज किए, ठीक है, डेप्रिसिएशन, और इस 3,000 रुपये को फिर हमने फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा करके पास कर दिया। क्या किया, पास कर दिया 3,000 रुपये को। तो देखो पहली एंट्री जब थी हमारा क्या था, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये से हुआ था, और टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी था, कैश अकाउंट को 60,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया था सर हमने, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया था 3,000 रुपये से, और टू किसको, जो लैपटॉप का आपका अकाउंट था, देखो यहाँ जो डेबिट था उसको क्रेडिट में ले गए थे, टू लैपटॉप अकाउंट को 3,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया था। फिर जब इस डेप्रिसिएशन को आगे पास करेंगे तो उस केस में देखो यहाँ लैपटॉप अकाउंट डेबिट हुआ था तो यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेप्रिसिएशन अगर अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहाँ जो है
डिप्रिशिएशन का अकाउंट 3000 रुपये से क्रेडिट होगा और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा 3000 से। क्या आप मेरी बात समझे, चेन समझ रही हैं? 60,000 रुपये का लैपटॉप था, उसमें से 3000 रुपये निकालने थे तो क्रेडिट साइड में ले गए, ठीक है, और 3000 रुपये हमारा डिप्रिशिएशन लगा तो उसमें से 3000 रुपये निकालने तो उसको नीचे ले गए। इस तरीके से पूरी चेन चलती है, ठीक है। इसकी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप नया खरीदा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन आएगा। और ये बैंक से पैसा गया है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर के तहत, चूंकि 60,000 गए हैं तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डिप्रिशिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। लैपटॉप पर डिप्रिशिएशन लगाना है तो दो ही अकाउंट होंगे, लैपटॉप एंड डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन इज एक्सपेंस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट हो जाएगा। लैपटॉप से पैसा जा रहा है एक तरीके से 3000 तो उसे क्रेडिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये थोड़ा सा एक तरीके का रटने जैसी बात हो गई है, मग्गू वाली बात हो जाएगी कि हल्का सा मग करना पड़ेगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है तो एक तरीके से जो 3000 रुपये हैं ये एक तरीके का लॉस है। तो लॉस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस है एक तरीके का, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, ये ऐसे समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में 3000 रुपये का क्या हो, डिप्रिसिएशन की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि लॉस एक तरीके का एक्सपेंस है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन होता है, यही होता है ना नॉमिनल का। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हो रहा है हमें 3000 का, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे तो एक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, कौन सा करोगे, डिप्रिशिएशन को करोगे। क्यों? क्योंकि डिप्रिशिएशन में 3000 रुपये का डेबिट बैलेंस था, अब यहाँ 3000 का क्रेडिट बैलेंस करोगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये 3000 रुपये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंच जाएंगे, जो मेरा बेसिक समझाने का यहाँ पर्पज था, ठीक है। तो यहां तक बात पहुंच गई थी, 57,000 रुपए तक आपको समझा दिया था। ये वही एंट्री है फ्रेंड्स, ओके। डिप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। देखो यही एंट्री हुई थी, डिप्रिसिएशन अकाउंट को 3000 से डेबिट किया था, लैपटॉप अकाउंट को 3000 से क्रेडिट किया था। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो जो यहाँ पर डेबिट हुआ है वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर भी दो अकाउंट हमारे पास आए, डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो डिप्रिसिएशन अकाउंट की अभी क्या स्थिति थी, यहाँ ध्यान देंगे। डिप्रिसिएशन में लैपटॉप अकाउंट का 3000 रुपये का डेबिट था, है 3000 डेबिट था और यहाँ पर 3000 क्रेडिट हुआ। तो अगर आप देखोगे ये 3000 रुपये का डेबिट और बाई प्रॉफिट एंड लॉस 3000 का क्रेडिट, 3000 कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया और क्लोज करना ही होगा हमको, ओके। उसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 3000 रुपये से डेबिट कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो तुम्हारा 3000 रुपये से डेबिट हुआ पड़ा है डिप्रिसिएशन की वजह से। यहाँ पर बैलेंस कितना है, 3000। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एक्सपेंस यानी खर्चों को दिखाता है और क्रेडिट साइड इनकम को दिखाता है। यदि हमें कहीं से इनकम हो रही है तो उसको इस साइड में दिखाते हैं अपन, ओके। तो बस यही हो गया फ्रेंड्स, जो है कुल मिला के कहानी जो थी, एक लैपटॉप अकाउंट का पूरा एग्जांपल ले करके हमने आपको हर एक स्टेप दिखाया कि कैसे कैसे क्या कहानी चलती है। पहले आप एक बाई लैपटॉप करते हैं, लैपटॉप बाई करते हैं, फिर दूसरा स्टेप करते हैं हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिर तीसरा स्टेप करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन को सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप बाई करते समय आपका दो अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट एंड कौन सा अकाउंट है दूसरा, एक लैपटॉप खरीदा है, दूसरा कैश या बैंक से खरीदा होगा तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व होगा। अगर आप डिप्रिसिएशन में जाएंगे तो एक डिप्रिसिएशन हो जाएगा और दूसरा जो मशीनरी है तुम्हारी, मान लो लैपटॉप है, एसेट जो भी है, तो दूसरा लैपटॉप अकाउंट हो जाएगा। तीसरा सर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे किसको, डिप्रिसिएशन को, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा और दूसरा जो है डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लैपटॉप है आपका, एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा। कैश या बैंक आपका, बैंक अगर है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर लगेगा। अगर कैश है तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस में क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन लगेगा। लैपटॉप अगेन वही सेम चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस हो रहा है तो लॉस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, डेबिट करिएगा, है ना। और डिप्रिसिएशन यहाँ पर अगर यहाँ पर डेबिट हुआ पड़ा है तो यहाँ पर उल्टा जस्ट क्रेडिट कर दीजिएगा। बस ये बात ध्यान रख करके अगर अपन काम करेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए बस यहीं पर ही अकाउंटिंग एंट्रीज का मैंने थोड़ा सा सिखाया है आपको, ओके। अभी डिटेल में 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको मेथड सिखा दूंगा, अकाउंटिंग का काम हम लास्ट में करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।